द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी सिस्टम, दो ध्रुवीयता का अंत। अगर देखा जाए बच्चों एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो आपका ये जो चैप्टर है वो मैंने 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करा दिया। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो सीबीएसई ने बच्चों इस लेसन के अंदर आपके कुछ न्यू टॉपिक एडिट किए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैसे भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्यादा टॉपिक नहीं है, काफी लिमिटेड है और काफी शॉर्ट है, लेकिन उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों लोकतंत्रीकरण की और साथ ही जनतंत्रीकरण की। लोकतंत्र और जनतंत्रीकरण आप बड़े ही आराम से समझ सकते हो कि जनता और लोकतंत्र जब मिल जाते हैं तो वो जनतंत्रीकरण कहलाता है। तो क्या चीजें कही गई है और ये टॉपिक क्यों रखा गया है, इस वाले लेसन के अंदर सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। सो बच्चों अगर सबसे पहले बात की जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए ऐड किए गए हैं इस लेसन के अंदर, तो लोकतंत्रीकरण राजनीति, इसके अलावा जनतंत्रीकरण, ये दोनों एक साथ ही है। और सेपरेट टॉपिक है आपका CIS यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, और लास्ट है बच्चों आपका अरब स्प्रिंग, ठीक है, अरब विद्रोह आप कह सकते हो। तो यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस लेसन के अंदर। तो आज की इस क्लास में हमारा जो 4th पार्ट होगा वो इन दो टॉपिक को एक साथ कवर करेगा। 5th पार्ट में बच्चों मैं आपको CIS के बारे में बताऊंगा और 6th वाले के अंदर हम अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। अरब स्प्रिंग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आया है जब से आपके इस चैप्टर के अंदर ये जो टॉपिक्स मेंशन किए गए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकतंत्रीकरण राजनीति के बारे में, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि इस लेसन में ये वाला टॉपिक लाने की क्या आवश्यकता थी। तो एक लॉजिक समझने की आप कोशिश कीजिएगा। शीत युद्ध हुआ, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी विचारधारा चली, ये भी बात ठीक है, और यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा चली। अब आप खुद मुझे बताइएगा कि लोकतंत्र कहां पर आपको देखने को मिल रहा था। यहां पर तो नहीं था लेकिन यहां पर था। और शीत युद्ध का जो अंत था वो क्या हुआ कि ये जो साम्यवादी विचारधारा थी, यानी सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा थी, वो पूरी तरीके से तहस नहस होगी और पूरे विश्व में अब एक ध्रुवीय बना। पूरा विश्व अब एक ध्रुवीय बना, जो पहले 2 ध्रुवीयता था, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही 2 ध्रुवीयता का अंत है। तो एक ध्रुवीय बना, तो एक ध्रुवीय में आपको किस प्रकार का शासन देखने को मिलता है? पश्चिमीकरण यानी कि लोकतंत्रीकरण वाला, है ना, लोकतंत्रीकरण वाला। तो भैया एक तरीके से विश्व को यह संदेश दिया गया था कि जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा बेहतर है साम्यवादी विचारधारा थे। सो इसीलिए हर एक देश के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। वो बात अलग है कि वर्तमान में सभी देशों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ज्यादातर देशों के अंदर लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं कायम है और भारत लोकतंत्र का तो आजादी के बाद से ही समर्थक रहा है। अब लोकतंत्र की क्या खूबी है, लोगों को ये किस तरीके से सहायता देती है और लोगों के लिए किस तरीके से ये यूजफुल है, वो सभी चीजें बच्चों इस टॉपिक में आपको जानने को मिलेगी। सो होप्सो एक लॉजिक के आधार पर आपको ये तो पता चल चुका होगा कि ये टॉपिक आखिरकार हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। तो बच्चों देखिए लोकतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय कि देश में जो सरकार का निर्माण है वो किस तरीके से होगा? लोकतांत्रिक तरीके से होगा। और लोकतंत्र में आप जानते हो किसका शासन होता है? जनता का। तो इसलिए जन संधारण द्वारा ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपने अपनी 9th क्लास में जब आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं बच्चों आपने लोकतंत्र की एक फेमस परिभाषा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वही है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र है, जो कि अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो इसके अंदर जो जनता होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि जनता ही जनार्दन है। वो अक्सर ये ऐसा बोला जाता है ना। इस प्रकार सरकार को चलाने के लिए भी लोकतांत्रिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए कि लोकतांत्रिक राजनीति में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली होती है कि ये जो राजनीतिक समानता है ना उसका होना काफी ज्यादा जरूरी है, और साथ ही लोगों को बिना किसी भेदभाव के जो वोट डालने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। डजंट मैटर कि कोई महिला या पुरुष है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, या कोई काला है या गोरा है, ये सारी चीजों को दरकिनारे करके सबको समान रूप से मत देने का, यानी अपने मत का इस्तेमाल करने का अधिकार होना
चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे मैंने आपको बताया रंग हो, जाति हो, लिंग हो, ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यही लोकतांत्रिक राजनीति की सबसे बड़ी मुख्य विशेषताएं मानी जाती है ना। एक तय आयु के आधार पर भारत में सभी को मत डालने का राइट्स है, यानी 18 प्लस होते ही आप भी वोट डाल सकते हो। डजंट मैटर कि आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका रंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीति में जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो कोई तानाशाह तरीके से नहीं होता, बल्कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से यहां पर होता है। और इसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाती है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में जैसे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, वो एक सेपरेट बॉडी है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि देश के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को आयोजित करवाती है, जिसके खुद के अपने रेगुलेशन रूल अपने आप बने बनाए हुए है ना। चुनाव आयोग पर न्यायपालिका हो या फिर कार्यपालिका हो या फिर विधान पालिका हो, इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वो इनके दबाव में आके काम नहीं कर सकते, बल्कि उनको तो एक नियम के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मतलब कि हस्तक्षेप नहीं है। और साथ ही चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति के एक से ज्यादा मत होंगे तो कहीं ना कहीं फिर असमानता आएगी। अमीर अपने पास ज्यादा मत रख लेंगे और उसका वो दुरुपयोग करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही मत होना चाहिए और उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करे, यानी कि ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार नहीं मिल सकेगा। लेकिन साम्यवादी शासन में क्या होता है, सभी लोगों के पास तो अधिकार होते ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास अधिकार होते हैं जो कि सत्ता में बैठे होते हैं। और सत्ता जवाबदेह बिल्कुल नहीं होती, ना ही अपनी विपक्ष पार्टी के, क्योंकि जो होती नहीं है, और ना ही अपने जनता के। लेकिन लोकतंत्र में बच्चों आपको विपक्ष भी देखने को मिलेगा और जनता के प्रति उत्तरदायित्व यानी कि जवाबदेही भी अपनी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति में हमें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो सरकार होती है वो सभी नीतियों के विषय में जनता को जानकारी भी प्रदान करती है, ताकि इससे बना रहे कि जो लोग हैं वो लोकतंत्र के अंदर विश्वास करें, उनको पता चले कि यार हमारी भी कोई वैल्यू है। तो ये सारी चीजें बच्चों एक लोकतंत्र की विशेषताएं कह लीजिएगा या उद्देश्य कह लीजिएगा या उसकी वो सभी चीजें कह लीजिएगा कि जो देश के अंदर लोगों के पास, नागरिकों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। भारत के अंदर भी बच्चों एक राइट्स दिया गया था, एक अधिकार दिया गया था 2005 के अंदर, सूचना का अधिकार। इससे ये था मकसद कि जो आम जनता है वो राजनीति में अपनी रुचि को बढ़ाए। और इससे होगा क्या कि वो सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर नजर रखे। और उनको ये राइट्स दिया गया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आप आराम से ले सकते हो। तो आरटीआई में आज के समय लोग आरटीआई लगाते रहते हैं, वो बात अलग है कि देश में बहुत सारे आरटीआई पेंडिंग में है, क्योंकि लोग सरकारी जो आंकड़े होते हैं ना उसका वो क्या मांगती है, डेटा मांगती है। जैसे कोविड में कितने जनों की डेथ हुई है, इस जॉब के अंदर कितनी वैकेंट सीटें अवेलेबल है, वगैरह वगैरह सब बहुत सारी आरटीआई लगाई जाती है और सभी को आरटीआई लगाने का पूरा अधिकार दिया गया। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में सारी चीजें बताई गई है। होप्स हो कि बच्चों आपको लोकतांत्रिक राजनीति तो अच्छे से समझ आ ही चुकी होगी। उसी तरह बच्चों हम बात कर लेते हैं जनतंत्रीकरण के बारे में। तो देखिए, जन और तंत्रीकरण, तो यानी कि यहाँ पे जनता और लोकतंत्र जब आपस में मिलते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है वो जनतंत्रीकरण की कहलाती है। सिंपल सा है कि इससे अभिप्राय किसी भी प्रकार से सरकार से अधिक जनतंत्रीय बनाया जा सके, ताकि जो आम जनता है वो सरकार के कार्यों में अधिक से अधिक भाग ले और उसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता बनी रहे। तो इससे क्या होगा कि जो भी लीडरशिप होगा उसके पास ये एक माइंड में रहेगा कि यार मेरे को वो काम करना जरूरी है जो कि जनता के लिए यूजफुल हो, वरना तो आने वाले समय में जो जिस पोजीशन पे वो है वो हट सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मालिक है वो जनता ही होता है जनतंत्रीकरण के अंदर। इसके नियम कुछ होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी तरह से सारा चलता है, नहीं। देखिए, जनसत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए ताकि वे सरकार के कार्यों से अगर असंतुष्ट हो, अनसेटिस्फाई हो, तो उन्हें वो हटा सके। अब भारत में चाहे लोकसभा का इलेक्शन ले लीजिएगा या स्थानीय का या फिर एमएलए वाला यानी विधानसभा का, सभी में आपको 5 साल ही दिए जाते हैं। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी नेता जीते, डजंट मैटर, 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर नेता या पार्टी ने अच्छा काम किया तो जनता उसे दोबारा जितवाती भी है, अगर नहीं किया तो अच्छी से अच्छी सरकार को और अच्छे से अच्छे प्रसिद्ध नेताओं को भी जनता हरा देती है। और वह सरकार के कार्यों से अगर असंतुष्ट होती है तो उसे हटा सकती है। इसके लिए निष्पक्ष और नियमित चुनाव होने चाहिए, जैसे भारत के अंदर
होते भी हैं। महिलाओं का योगदान और निम्न वर्गों का योगदान भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ताकि वो राजनीतिक सत्ता में बराबरी कर सके और उनको ये ऐसा लगे कि यार हम तो लो कास्ट के हैं या फिर हम कमजोर है, वीक है, इसलिए राजनीति में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही आवश्यकता पर आरक्षित सीटों पर भी महिलाएं होनी चाहिए। अभी देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पे अनुसूचित जो जनजाति होती है, जो जाति होती है, उसके लिए रिजर्व्ड सीटें रखी जाती है मुख्यतः तौर पे, है ना। अभी देश में बच्चों लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जो एससी कैटेगरी वाली सीटें होती है, यानी कि अनुसूचित जो जाति वाली सीटें होती है, उसके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित रखी जाती है, ताकि वहां पे एससी कैटेगरी का ही बंदा खड़ा होगा, जनरल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। वो बात अलग है कि जो लोकसभा के अलावा, विधानसभा के अलावा जो एक तीसरे स्तर के चुनाव होते हैं, जिसे हम लोकल इलेक्शन कहते हैं, उसमें महिलाओं को स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं सीटों को लेकर, खासकर पंचायत में, है ना। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा सरकार के प्रत्येक स्तर पर जन साधारण का प्रतिनिधि और उनका नियंत्रण होना चाहिए, जैसा होता भी है। और सरकार के निर्माण में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान जैसे देश की बात करूं तो वहां पे समय समय पर जो राजनीति है उसके अंदर सेना का हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है, इसलिए वहां पे कभी लोकतंत्र होता है तो कहीं सैन्य शासन होता है। लेकिन भारत शुरुआत से ही क्या रहा है, लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी रहा है। कभी भी ऐसा समय नहीं है कि यहाँ पे मिलिट्री जो सिस्टम है वह हावी हो गया हो पॉलिटिक्स के ऊपर, नहीं, वो बिल्कुल उसे अलग रखा गया है। और साथ ही बच्चों चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराना भी काफी जरूरी होता है, वरना जनता अपना विश्वास लोकतंत्र में खो देगी। ये सारी चीजें बच्चों आपको जनतंत्रीकरण के बारे में जानने को मिली। और लास्ट है कि भैया अक्सर ये एक लूप होल्स मान सकते हो कि हमेशा चुनावों में ना बहुत खर्च होता है, तो इसलिए ये बात की जाती है कि जनता का धन जो है, पैसा जो है, उसका उपयोग ज्यादा ना हो, क्योंकि अक्सर लोग अपना करियर फिर पॉलिटिक्स में नहीं बना पाते, ताकि गरीब उम्मीदवार भी ये दावा कर सके कि वो जीत सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन इतना महंगा होगा तो आम जनता छोड़ो, मतलब कोई भी नहीं जा पाएगा। ऐसे तो वही जा पाएंगे जो बिजनेसमैन है, और आज के समय वैसे होता भी यही है। तो एक कमी देखने को मिलती है, इसमें सुधार आना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें बच्चों जनतंत्रीकरण के बारे में, जो कि आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि साम्यवादी व्यवस्था में बेशक ये चीजें हमें देखने को ना मिले, लोगों की उत्तरदायित्व वहां पे नहीं होती है, ना ही उनको ऐसे अधिकार दिए जाते कि वो सरकार के ऊपर नजर रख सके। लेकिन जब बात आती है लोकतांत्रिक राजनीति की, जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया की, तो इसमें जनता को सर्वोपरि माना गया है। वो हर एक चीज के बारे में निर्णय ले सकती है, प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस टॉपिक को आपके इस लेसन में डालना जरूरी था। होप्स कि बच्चों आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब सवाल यहां पर ये है कि एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस टाइप का आएगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम देखें तो देखें कहां से, मटेरियल के तौर पे देखिए, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किए, मैं अभी आपको दोबारा सजेस्ट करता हूं। तो ये देखिए सीबीएसई की तरफ से आपको एक सैंपल पेपर जरूर दिया गया हर एक सब्जेक्ट का, है ना। और आपके लिए अगर बहुत सारे सैंपल पेपर हो आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो कितना अच्छा रहेगा। जी हाँ बच्चों, तो ये है ओसवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर, जिसमें नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, इवन यहाँ पे इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, यानी ह्यूमैनिटीज के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट एक ही सैंपल पेपर में आपको दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो आपके सेट होते हैं वो 36 हो जाते हैं। और 36 के अलावा जो 6 सब्जेक्ट है ये, वो भी आपके इसमें गिवन है, जो सीबीएसई की तरफ से करवाया गया है विद सॉल्यूशन के थ्रू। तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है, क्योंकि एक तो ये आपके रिवाइज्ड सिलेबस पर बेस्ड है, ऊपर से अलावा 6 सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर 6 तो पहले से दिए गए और 36 ऑलरेडी है, तो 42 के आसपास हो गए, है ना। तो आप अच्छी बात है कि आपको एक अनसॉल्व भी दिया गया, ताकि आप खुद अपने प्रैक्टिस कर सको। और सारे जो क्वेश्चन है वो वेल एक्सप्लेन है, ताकि आप उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो जरूर लेना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इसको रिसर्च किया, अच्छे से पढ़ा है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरे पास है भी, ताकि आप अपने एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा, उसमें बेहतर से बेहतर तरीके से इन चीजों को कर सके। इसके लिए अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो जरूर इस चीज को परचेज करें। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जाइए और वहां पे क्लिक करके इसे परचेज करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो ये था बच्चों हमारा आज की क्लास का एक न्यू टॉपिक। होप्स हो गया बच्चों आपको अच्छे तरीके से अब पता चल चुका होगा। और आगे हम बात करेंगे CIS के बारे में, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा अरब स्प्रिंग का। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते।